बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 21, 5 डिबेट्स और मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़। जो हमारे पास मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके ऊपर जो हमारे पास 5 डिबेट्स आते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो 5 डिबेट कौन कौन से हैं जो आज इन लेक्चर में हम जो है कंप्लीट करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़, should monetary and fiscal policy maker try to stabilize the economy? This is a debate के जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी मेकर हैं, ठीक है, ये इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, इनको स्टेबलाइज करना चाहिए इकोनॉमी को या नहीं करना चाहिए। तो इसके जो प्रोज एंड कॉन्स के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड वन है, शुड मॉनेटरी पॉलिसी बी मेड बाय रूल रेदर देन बाय डिस्क्रिशन। ये भी एक डिबेट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन है, शुड द सेंट्रल बैंक एम फॉर ज़ीरो इन्फ्लेशन, कि ज़ीरो इन्फ्लेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो इन्फ्लेशन हो, ठीक है, तो इसके जो हमारे पास पॉइंट्स है, जो इसके एडवांटेजेस हैं वो कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हमारे पास शुड द गवर्नमेंट बैलेंस इट्स बजट, गवर्नमेंट जो है उसके बजट को बैलेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और लास्ट वन है, शुड द टैक्स लॉज बी रिफॉर्म टू इनकरेज सेविंग, जो टैक्स लॉ है, ठीक है, वो रिफॉर्म करनी चाहिए सेविंग को इनकरेज करने के लिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसको जो है ये 5 डिबेट है, इसको इन सबको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन डिबेट जो है हमारे पास वो है, शुड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मेकर ट्राई टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी मेकर जो है इनको जो है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये एक डिबेट है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है, इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इसका मतलब है। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रो, द पॉलिसी मेकर, प्रो मतलब पॉलिसी जो एडवांटेज है, पॉलिसी मेकर शुड ट्राई टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है, अगर इनको जो है इकोनॉमी को जो है स्टेबलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास, द इकोनॉमी इज़ इनहेरेंटली अनस्टेबल, जो इकोनॉमी है ये अनस्टेबल है इनहेरेंटली। अब देखें, अगर एंड लेफ्ट ऑन इट्स ओन, अगर इसको जो है हम जो है इसी पे ही छोड़ दें, ठीक है, स्टेबल ना करें, विल फ्लक्चुएट, तो फिर जो है ये इकोनॉमी क्या होगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमी है ये अनस्टेबल है। अगर इसको जो है वी विल लिफ्ट द इकोनॉमी, इट विल ओन फ्लक्चुएट, इट ओन विल फ्लक्चुएट। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जो हमारे पास जो अगर फ्लक्चुएशन आती रहेगी तो इकोनॉमी में डिस्टेबलाइज आती रहेंगी, ठीक है, तो इस वजह से जो है इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। तो इस वजह से जो है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है, पॉलिसी कैन मैनेज एग्रीगेट डिमांड इन ऑर्डर टू ऑफसेट दिस इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी एंड रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो जो है पॉलिसी मेकर है, इनको ऐसे पॉलिसी को जो है इकोनॉमी को ऐसे स्टेबलाइज करना चाहिए, ऐसे मैनेज करना चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, वो भी फुलफिल हो, ठीक है, और जो इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाए, और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो है उसमें भी जो है जो फ्लक्चुएट होती रहती है वो भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी जो है, तो अगर इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, ठीक है, तो फिर एग्रीगेट डिमांड को फुलफिल करना, ठीक है, उसको ऑफसेट करना जो है वो इजी रहेगा। तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे। The third one is, there is no reason for society to suffer through the booms and bursts of the business cycle. अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है ये प्रैक्टिकली बात है कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनमें बूम्स एंड बस्ट जो है ये हुई हैं, ठीक है, कभी उनकी जो है इकोनॉमी बूस्ट हुई है, ठीक है, तो बूम्स पे आई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, ठीक है,
तो हमें जो है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जो है ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, एक ऐसी जो है पॉलिसी बनानी चाहिए जो बूम एंड बस्ट से जो है वो और कम कर सके, ठीक है। और द लास्ट वन है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कैन स्टेबलाइज एग्रीगेट डिमांड एंड देयर बाय प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, वो ये जो है एग्रीगेट डिमांड, इसका जो है चैप्टर हमने डिटेल से पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये कैसे इसका जो है शिफ्ट हो जाता है, कर्व कैसे शिफ्ट हो जाता है, और इस पर जो है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड पे किस किस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम जो हमारे पास प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट है इसकी भी हमने डिटेल से बात की है। तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, उसको स्टेबलाइज कर सके और प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट भी होती रही हो जाए उस कंट्री में, ठीक है। तो उसके बाद आगे चल के बात करते हैं इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो कौन हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिसी मेकर शुड नॉट ट्राई टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है। क्यों इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं करना चाहिए पॉलिसी मेकर को, ठीक है। तो उसकी वजह से देखें हमारे पास है, फर्स्ट वन है मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट्स द इकोनॉमी विद लॉन्ग एंड अनप्रिडिक्टेबल लेग्स, जिसके हम आगे बात करते हैं। बिटवीन द नीड टू एक्ट एंड द टाइम दैट इट टेक्स फॉर दीज पॉलिसीज टू वर्क। तो फर्स्ट इसका जो है डिसएडवांटेज ये है, ठीक है, कि इसमें लॉन्ग लेग्स आ जाते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दे जाएं, ठीक है, तो वो इमीडिएटली इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज नहीं होती, ठीक है। और उसके लिए क्या है, टाइम ज़रूरी है, ठीक है, उस पर टाइम लगता है, तो फिर उसके बाद जो है वो इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाती है। और हमें जो है इकोनॉमी आगे स्टेबल होगी या नहीं, ये भी हमारे पास एक अनप्रिडिक्टेबल है लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, ठीक है। दैट इट टेक्स फॉर दीज पॉलिसीज़ टू वर्क। और ये जो पॉलिसी जब तक काम आएगी, ठीक है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करेगी, तो उस टाइम तक जो है हमारे पास उसकी कोई लॉन्ग टर्म में उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो है इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं करना चाहिए। देखिए मेनी स्टडीज इंडिकेट दैट चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी हैव लिटिल इफेक्ट्स ऑन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो अगर चेंज हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड पे बहुत ही कम इफेक्ट होता है अनटिल अबाउट 6 मंथ आफ्टर द चेंज इज़ मेड, ठीक है। जैसे ऊपर हमने बात की है, अगर पॉलिसी को जो है चेंज करें, ठीक है, तो वो पॉलिसी तकरीबन 6 मंथ के बाद जो है वो अपने जो है अपसेट होगी, अपने टाइम पे आएगी, ठीक है, स्टेबलाइज होगी, ठीक है। मतलब उसको इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पे भी क्या होता है, इसकी जो वेरिएबल है बहुत कम इफेक्ट होता है। द लास्ट वन, फिस्कल पॉलिसी वर्क्स विद अ लेग बिकॉज ऑफ द लॉन्ग पॉलिटिकल प्रोसेस दैट गवर्न्स चेंजेस इन स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। अब अगर बात करें यहाँ पे थर्ड पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी वर्क्स विद अ लेग, जो इसकी हमने बात की है ऊपर, ठीक है, कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें अनप्रेडिक्टेबल लेग्स की, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग पॉलिटिकल प्रोसेस, ठीक है। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो पॉलिसी मेकर है वो कोई पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, दैट गवर्न चेंजेस इन स्पेंडिंग एंड टैक्सेस, कोई जो है अपनी जो है फंडिंग को चेंज करते हैं या टैक्सेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, पॉलिसी मेकर जो है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं करते, ठीक है, नहीं करते, तो वो जो है अपनी स्पेंडिंग और टैक्सेस में कोई चेंजिंग लाते हैं। जब कोई न्यू जो है गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, तो वो उस पॉलिसी को देखते हैं कि ये जो पॉलिसी है, ठीक है, ये कंट्री के लिए फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल, और अगर फेवरेबल हो तो वो इस पॉलिसी को जो है कंटिन्यू करते हैं, अगर फेवरेबल ना हो तो फिर क्या करते हैं, वो पॉलिसी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है जो कहते हैं कि इकॉनमी को स्टेबलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसकी जो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट है ये बहुत ही इस पर पॉलिटिकल जो इफ़ेक्ट है इसका वो स्पेंडिंग गवर्नमेंट और जो है उसकी स्पेंडिंग और टैक्सेस जो है चेंज होती है, ठीक है।
तो उसका बड़ा इफेक्ट होता है गवर्नमेंट पे और इकानमी पे। इट कैन टेक ईयर्स टू प्रपोज, पास एंड इम्प्लीमेंट अ मेजर चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पॉलिसी जो है वो चेंज करते हैं तो वो कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। इट कैन टेक ईयर्स, तो इस पे जो है साल लगते हैं। पास एंड इम्प्लीमेंट अ मेजर चेंज इन फिस्कल ईयर, जब कोई मेजर चेंज करनी हो, ठीक है, तो उस पर जो है बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और ये आसान काम नहीं है कि फिस्कल पॉलिसी को चेंज करें, ठीक है, और उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। उसके बाद अगर देखें, ऑल टू ऑफन पॉलिसी मेकर कैन इनएडवर्टेंटली exacerbate rather than mitigate the magnitude of economic fluctuations। इसका मतलब हुआ कि मोस्टली जो पॉलिसी मेकर होती है वो एग्रीवेट करती है, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है रेदर देन मिटिगेट, ठीक है। तो वो जो है पॉलिसी मेकर जो है मोस्टली एग्रीवेट करती है और मिटिगेट नहीं करती जब वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट वन है, इट माइट बी डिजायरेबल इफ पॉलिसी मेकर कुड एलिमिनेट ऑल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन बट दिस इज़ नॉट अ रियलिस्टिक गोल। तो मतलब यह है कि जो डिज़ायरेबल है, इट माइट बी डिज़ायरेबल, कि जो पॉलिसी मेकर है उनको जो है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट करने चाहिए, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ रियलिस्टिक गोल, ठीक है, ये जो है रियलिस्टिक गोल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब वो ये हुआ कि इसमें जितने हमने प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसके फेवर में हैं, ठीक है, कि पॉलिसी मेकर जो है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, और कुछ पॉइंट ऐसे जो इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। अब हम जो है दूसरे डिबेट की तरफ जाते हैं। डिबेट नंबर 2, शुड मॉनेटरी पॉलिसी बी मेड बाय रूल रेदर देन बाय डिस्क्रिशन। तो ये भी एक डिबेट है कि मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, ये बाय रूल जो है बनानी चाहिए, ठीक है, या फिर बाय डिस्क्रिशन बनानी चाहिए। तो ये है हमारे पास आज जो सेकंड जो वन है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसके फेवर में हैं, ठीक है, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बाय रूल बनानी चाहिए, ठीक है, और कुछ इसके जो है अगेंस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रोज हैं, जो ये पॉइंट है ये जो है इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है, इनके फेवर में है। मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी मेड बाय रूल, की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बाय रूल बनानी चाहिए, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी मेड बाय रूल, ठीक है। तो इसके जो है डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसकी जो है जो डिसएडवांटेज है वो फर्स्ट वन ये है कि डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैन सफ़र फ्रॉम इनकम्पिटेंस एंड एब्यूज़ ऑफ पावर, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है पॉलिसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये बाय रूल बनानी चाहिए, ना कि बाय डिस्क्रिशन। तो सेकंड वन देखें, टू द एक्सटेंट दैट सेंट्रल बैंकर्स अलाय देमसेल्फ विद पॉलिटिशियंस, discretionary policy can lead to economic fluctuations that reflect the electoral calendar, the political business cycle। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सेंट्रल बैंक है, ठीक है, या स्टेट बैंक है, जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो पॉलिटिशियंस के साथ जो है खुद मिलते हैं, ठीक है, और पॉलिटिशियन के साथ मिलके पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। जब यही हाल हो, ठीक है, पॉलिटिशियन के साथ जब वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्क्रिशनरी पॉलिसी जो है इसकी वजह से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। जब जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बाय रूल बनानी चाहिए, ठीक है, बाय जो है डिस्क्रिशन इसको नहीं बनानी चाहिए। द थर्ड वन देखें, थर्ड वन पॉइंट में अगर देखें, देयर मे बी अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट पॉलिसी मेकर से, जो पॉलिसी मेकर जो कहते हैं, ठीक है, दे विल डू, वो करते हैं, एंड व्हाट दे एक्चुअली डू, जो वो कहते हैं वो एक्चुअल में करते हैं या नहीं करते। कॉल टाइम इनकन्सिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, ठीक है, क्योंकि ये जो अगर हम डिस्क्रिशन की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो पॉलिसी मेकर जो बोलते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में करते हैं या नहीं करते,
ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉल्ड टाइम इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। तो यहाँ पे जो अगर फोर्थ वन अगर हम देखें यहाँ पे, तो वो है बिकॉज पॉलिसी मेकर, देखें कॉल ऊपर हमने बात की कॉल टाइम इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, इसकी वजह से बिकॉज पॉलिसी मेकर आर सो ऑफन टाइम इनकंसिस्ट, कि जो पॉलिसी मेकर होता है ये टाइम इनकंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, और लोगों को पता है, ठीक है, पीपल आर स्केप्टिकल, उनको पता है कि जो सेंट्रल बैंकर अनाउंसेस देयर इंटेंशन टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि जब वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो ये जो एक्चुअली में जो वो बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं करते, ठीक है, तो इसको कहते हैं टाइम इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और लास्ट वन देखें, committing the Federal to a moderate and steady growth of the money supply would limit incompetence, abuse of power and time inconsistency, जो ऊपर हमने बात की है, ठीक है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, बनती है बाय डिस्क्रिशन, तो फिर क्या होगा, ग्रोथ रेट जो है वो भी कम होगी, ठीक है, और उसमें जो है इनकम्पिटेंस होगा, एब्यूज़ ऑफ पावर होगी, ठीक है, और टाइम इनकंसिस्टेंसी होगी। तो इस वजह से कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी मेड बाय रूल नॉट बाय डिस्क्रिशन। तो इसके जो कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ पॉइंट्स है जो इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, कि जो है मॉनेटरी पॉलिसी शुड नॉट बी मेड बाय रूल, तो इसके जो है नुकसान क्या हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि जो हमारे पास डिस्क्रिशन रूल है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी शुड नॉट बी मेड बाय रूल बट बाय डिस्क्रिशन। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, जो मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो पॉलिसी मेकर क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, अगर वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट भी इंटरेस्ट रेट को वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का फ़ायदा ये है कि जब गवर्नमेंट चाहे उसको अपने हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिक्रीज या इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है वो है एन फ्लेक्सिबल पॉलिसी विल लिमिट द एबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर, ठीक है। अगर जो है किसी कंट्री में जो है ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो जो पॉलिसी मेकर है वो वेट करें, ठीक है, लेकिन अगर वेट करेंगे तो फिर पॉलिसी विल लिमिट द एबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर, ठीक है। अगर वो इस तरह वेट करते रहेंगे तो रिस्पॉन्ड टू चेंज द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, कई इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को चेंज करने के लिए अगर वो वेट करेंगे तो फिर क्या होगा, उस कंट्री जो है उसकी जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से है जो डिस्क्रिशन है, ठीक है, कि जो अगर मॉनेटरी पॉलिसी बाय डिस्क्रिशन हो, ठीक है, तो वो उस जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है उसको देख के फिर वो क्या करेंगे, अपनी पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। या तो फिर अगर देखें लेट्स सपोज मनी सप्लाई जो है या अपने ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो टैक्सेस को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट परचेजेस हैं उसको वो क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो फिर इसी तरह जो है वो जो है अपनी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को ठीक करेंगे और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द प्रॉब्लम्स विद द डिस्क्रिशन एंड एब्यूज़ ऑफ पावर आर लार्जली हाइपोथेटिकल। तो इसका मतलब ये हुआ जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है, कि अगर डिस्क्रिशन बाय डिस्क्रिशन हो, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो फिर क्या होगा, तो वो एब्यूज़ ऑफ पावर होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मोस्टली इकोनॉमिस्ट है वो ये कहते हैं, ठीक है, कि इस बात की जो है ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, इस पर कोई रिसर्च नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बाय डिस्क्रिशन होनी चाहिए, नॉट बाय रूल होनी चाहिए। द लास्ट वन है आल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल इज़ फार फ्रॉम क्लियर। जो थर्ड डिबेट है वो ये है, शुड
द सेंट्रल बैंक एम फॉर ज़ीरो इन्फ्लेशन। ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि ज़ीरो इन्फ्लेशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो इसके अगेंस्ट हैं कि जो ज़ीरो इन्फ्लेशन है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट हैं जो पॉइंट्स जो हैं इनके फेवर में दिए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इसके अगेंस्ट हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एडवांटेज है कि सेंट्रल बैंक जो है वो उसको जो है ज़ीरो इन्फ्लेशन जो है एम करना चाहिए, शुड एम फॉर ज़ीरो इन्फ्लेशन आर नॉट। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि ज़ीरो इन्फ्लेशन हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इन्फ्लेशन कन्फर्स नो बेनिफिट टू सोसाइटी। ठीक हो गया, बट इट इम्पोजेज सेवरल रियल कॉस्ट। कौन कौन सी कास्ट होती हैं? शोलेदर कास्ट। ठीक है, अगर ज़ीरो जो है इन्फ्लेशन हो, ठीक है, फिर भी जो है जो लोग जो है बार बार जाएंगे, ठीक है, बैंक जाएंगे, अपने जो है वो मनी विथड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये बार बार जो जाना है इसको क्या कहते हैं? शोलेदर कास्ट। उसके बाद जो मेन्यू कास्ट है, ठीक है, अगर ज़ीरो इन्फ्लेशन है उसमें अगर वो बार बार मेन्यू कास्ट जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है, कैटलॉग अपने चेंज करते हैं, तो उस पर भी कोई कास्ट आती है। ठीक है, जिसको मेन्यू कास्ट कहते हैं। उसके बाद है इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव प्राइसेस। तो इसकी वजह से जो रिलेटिव प्राइसेस हैं वो भी क्या हो जाती हैं? उसकी वेरिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद अनइंटेंडेड चेंजेस इन टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में जो है चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन एंड इनकन्वीनियंस। उसके बाद कन्फ्यूजन और इनकन्वीनियंस की बात हो रही है। इन द लास्ट बट आर्बिट्रेरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। ठीक है, ये वो पॉइंट है, ठीक है, जो कहते हैं ज़ीरो इन्फ्लेशन के जो है एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है, ठीक है, जिसमें हमने बात की है कि इन्फ्लेशन को जो है एक सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन इस जो इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, इसकी वजह से कुछ कॉस्ट जो है वो भी हमें बियर करनी पड़ती है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन हो, ठीक है, तो लोग जो है ये जो पॉइंट जिसको हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, ये कॉस्ट जो है इम्पोज होते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है? रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन इज़ अ पॉलिसी विद टेम्पररी कॉस्ट एंड परमानेंट बेनिफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है कि अगर गवर्नमेंट जो ऐसी पॉलिसी बनाती है, ठीक है, कि वो इन्फ्लेशन ज़ीरो इन्फ्लेशन हो, ठीक है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करे, तो उसके पे टेम्परेरी तो कुछ कास्ट लगती है, लेकिन उस टेम्परेरी कास्ट की वजह से उसके जो है परमानेंट बेनिफिट्स भी होते हैं ज़ीरो इन्फ्लेशन के। अब द लास्ट वन है वंस द डिसइन्फ्लेशनरी रिसेशन इज ओवर द बेनिफिट ऑफ ज़ीरो इन्फ्लेशन वुड परसिस्ट। जिसकी बात की है कि ठीक है डिसइन्फ्लेशनरी रिसेशन हो, ठीक है, इस पर कुछ टाइम तो टेम्परेरी कास्ट लगेगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद ज़ीरो इन्फ्लेशन की वजह से जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो हमेशा के लिए रहेंगे और वो लोग उससे क्या करेंगे? उसको एंजॉय करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है, कि पॉलिसी ऐसे बनानी चाहिए, ठीक है, सेंट्रल बैंकों के ज़ीरो इन्फ्लेशन हो। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है, कि जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें, ठीक है, वो बताए गए हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? द सेंट्रल बैंक शुड नॉट एम फॉर ज़ीरो इन्फ्लेशन, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी जो है रीज़न ये है कि ज़ीरो इन्फ्लेशन इज़ प्रोबेबली अनअटेंडेबल। ठीक है, ज़ीरो इन्फ्लेशन जो है ये अनअटेंडेबल क्यों है? एंड टू गेट देयर इन्वॉल्व्स आउटपुट। ठीक है, उसमें आउटपुट होते हैं, ठीक है, जो आउटपुट है, ठीक है, अगर वो कम हो जाते हैं ज़ीरो इन्फ्लेशन की वजह से, जब जो आउटपुट कम हो जाए, ठीक है, तो ज़ीरो इन्फ्लेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज़ हो जाती है एंड सोशल कास्ट दैट आर टू हाई, और उसकी वजह से जो सोशल कास्ट है वो हाई हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं? जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, वो और अमीर हो जाते हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, और जो गरीब हैं वो और भी गरीब हो जाते हैं। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है पॉलिसी मेकर कैन रिड्यूस मेनी ऑफ द कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन विदाउट एक्चुअली रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पॉलिसी मेकर कैन रिड्यूस मेनी ऑफ द कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन विदाउट एक्चुअली रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन,
कि जो कुछ कास्ट जो है, जो सोशल कास्ट है या बाकी कास्ट है, उसको जो है पॉलिसी मेकर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसको जो है इन्फ्लेशन की रिड्यूस करने की नीड नहीं है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की है कि जो अगर ज़ीरो इन्फ्लेशन हो, अगर ज़ीरो इन्फ्लेशन हो तो ज़ाहिरी बात है जो प्राइसेस हैं वो कम होंगी। जब प्राइसेस कम होंगी, ठीक है, तो आउटपुट जो है, जो प्रोड्यूसर है उनका आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, जब क्योंकि प्राइसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर आउटपुट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। जब आउटपुट कम हो तो फर्म्स क्या करेगी, वो जो है फर्म शुड नॉट हायर मोर वर्कर, ठीक है। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जो कि ज़ीरो इन्फ्लेशन के फेवर में नहीं थे। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो डिबेट 4 है, ठीक है, शुड फिस्कल पॉलिसी मेकर रिड्यूस द गवर्नमेंट डेट। तो इसमें भी ऐसे ही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट हैं जो कि इसके फेवर में हैं, ठीक है, कि पॉलिसी मेकर रिड्यूस द गवर्नमेंट डेट, ठीक है, ऐसी पॉलिसी क्या बनानी चाहिए, ठीक है, जिस वजह से गवर्नमेंट की जो डेट है वो कम हो सके, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स तो इसके फेवर में हैं और कुछ पॉइंट इसके अगेंस्ट हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, कि बजट डिफिसिट इम्पोज ऑन अनजस्टिफाइबल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अगर बजट डिफिसिट हो, ठीक है, मतलब जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम है, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो आने वाली जो है नस्ल है, ठीक है, उस पे क्या होगा, उस पे बर्डन होगा, खामखा का एक बर्डन होगा, ठीक है, कि जब उन पे क्या होगा, उनकी जो है टैक्सेस जो है उनकी ज़्यादा हो जाएंगी, उन पे ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज होंगी, ठीक है, और उनके इनकम जो है कम होंगी। तो इस वजह से है, कहते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसी जो है पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है, कि वो अपने बजट को बैलेंस रख सके, ठीक है, कि जितने उनके एक्सपेंडिचर हैं उतने ही रेवेन्यू हो, जितने रेवेन्यू हो उतने ही वो एक्सपेंडिचर कर सके, ठीक है, बजट डिफिसिट ना हो। सेकेंड पॉइंट भी देखिए, व्हेन द डेट एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कम ड्यू फ्यूचर टैक्स पेयर विल फेस अ डिफिकल्ट चॉइस, ठीक है। अगर इसी तरह हुआ, जो फ्यूचर में है, फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो जो है बेटर नहीं रहेगा, ठीक है, और उनको जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी होंगी। लेकिन पे हायर टैक्सेस, वो क्या करेंगे, उनको हायर टैक्सेस देने पड़ेंगे, एंजॉय लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम होंगी या फिर दोनों ही होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्यूचर की जनरेशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी उनको फेस होगी। अब अगर इसी तरह है, ठीक है, बाय शिफ्टिंग द कॉस्ट ऑफ करंट गवर्नमेंट बेनिफिट, जो करंट जो है कॉस्ट है, डिफिसिट कॉस्ट है, ठीक है, वो बेनिफिट टू फ्यूचर जनरेशन, वो आप फ्यूचर जनरेशन को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देयर इज़ अ बायस्ड अगेंस्ट फ्यूचर टैक्स पेयर। तो जो फ्यूचर टैक्स है उसके साथ क्या है, बायसनेस है, ठीक है, क्योंकि वो जो है फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या है, डिफिसिट रिड्यूस नेशनल सेविंग। अगर डिफिसिट हो, बैलेंस ना हो, ठीक है, बजट डिफिसिट ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, नेशनल सेविंग जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, लीडिंग टू अ स्मॉलर स्टॉक ऑफ कैपिटल विच रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, ठीक है। जब नेशनल सेविंग रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो और उसके अलावा जो है जो कैपिटल है वो भी कम हो जाएंगे, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ भी कम होगी, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको बैलेंस जो है, अपने बजट को बैलेंस रखना चाहिए और बैलेंस डिफिसिट में नहीं जाना चाहिए। तो ये तो वो पॉइंट थे जो इसके फेवर में है। अब कुछ पॉइंट है जो इसके फेवर में नहीं है, कि बैलेंस में जो है गवर्नमेंट शुड नॉट बैलेंस इट्स बजट, ठीक है, उसके जो है कौन से हैं, द गवर्नमेंट शुड नॉट बैलेंस इट्स बजट। तो ये वो पॉइंट है, ठीक है, कि वो जो गवर्नमेंट को है वो बजट को बैलेंस नहीं रखना चाहिए। द फर्स्ट वन है, द प्रॉब्लम विद द डिफिसिट इज़ ऑफन एग्जेजरेटेड, ठीक है, जो डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या करेंगे, मोस्टली बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे, ठीक है। तो वो अपने जो है प्रॉब्लम्स को, ये डिफिसिट को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। इस वजह से कहते हैं कि डिफिसिट नहीं होना चाहिए।
तो इस वजह जब डिफिसिट हो, ठीक है, तो फिर जो है ये जो पॉलिसी मेकर है या गवर्नमेंट है उसको वैसे ही बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, ठीक है, असल में ऐसे होता नहीं है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ डेट टू द फ्यूचर में बी जस्टिफाइड, ठीक है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, ठीक है, कि फ्यूचर जो है जनरेशन को जो है टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसको लॉस होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी हो रही है, ठीक है, ठीक है, कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि फ्यूचर को सिर्फ जो है टैक्स नहीं पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा करे, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करे, ठीक है, जिसका जो है वो आगे फ्यूचर में क्या कर सकेंगे, नेक्स्ट जनरेशन उससे क्या करेंगे, बेनिफिट्स भी हासिल करेंगे, ठीक है। इस वजह कहते हैं बिकॉज सम गवर्नमेंट परचेजेस प्रोड्यूस बेनिफिट वेल इनटू द फ्यूचर। अगर करंट में, ठीक है, डिफिसिट है तो फ्यूचर में क्या होगा, उसके अगेंस्ट जो न्यू जनरेशन है उसमें अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाएं या फिर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, ठीक है, तो फ्यूचर में जो है उसका जो फ्यूचर जनरेशन है वो उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अब जो लास्ट वन डिबेट है, शुड द टैक्स लॉज बी रिफॉर्म टू इनकरेज सेविंग, ठीक है, ये टैक्स लॉ जो है रिफॉर्म होना चाहिए जो कि सेविंग को इनकरेज करता है, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके लिए असाइनमेंट है लास्ट वन, ठीक है, कि शुड द टैक्स लॉ बी रिफॉर्म टू इनकरेज सेविंग, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो है कुछ पॉइंट्स जो है जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसके फेवर में है और कुछ पॉइंट्स इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि कुछ पॉइंट जो इसके हैं वो लिखने हैं, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो इसके फेवर में है, जो इसके अगेंस्ट है वो भी लिख के लाने हैं।